GTV में मुजाहिद वेल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और इसराइली बर्बरियत और जारियत जो फ़लस्तीन में जारी है, ख़ास तौर पर गज़ा और से इलाक़ों में, उस पर सारी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि जहां सलामती कौंसिल ने इस पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, वहीं OIC का इजलास भी बकौल शख्स नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन है। और आज मुझे भी देखकर ज़रा थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि जब कौमी असम्बली का इजलास जो फ़लस्तीनियों से यकजहती, उन पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ था, उसमें भी सियासी स्कोरिंग होती रही। मैं देख रहा था कि जब हमारे शहबाज शरीफ साहब लीडर दी अपोजिशन तकरीर कर रहे थे, उसके बाद शाह कुरैशी साहब की इस वक्त पुरजोश तकरीर जारी है, तो उन्होंने तकरीर के आगाज़ में फ़लस्तीन या इसराइली बर्बरियत या गज़ा का जिक्र नहीं किया, बल्कि ये कहा कि आज मैं इस फ्लोर पर जो है पाबंदियों के बाद आया हूँ। उससे पहले जो है बड़ा तफसील से जो है, यानी जब इजलास से पहले हमारे खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म और हमारे लीडर अपोजिशन ECL पर गुफ्तगू करते रहे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का कहना तो ये था कि आज मैं सिर्फ फ़लस्तीन पर बात करूँगा, लेकिन हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी का कहना था कि इनकी ज़हनियत से पता चलता है कितनी गंदी ज़हनियत है कि देखिए ये ECL पे नाम डालते हैं। ज़रा देखें खाकान अब्बासी साहब को, फिर मैं डॉक्टर हुमा बकाई के पास आऊँगा जो हमारे साथ होंगी। तो फ़लस्तीन पर उम्मीद है कि इकट्ठा हो जाए। तो ECL पे जो नाम डाला गया उस पर क्या कहेंगे जी? शहबाज शरीफ साहब ECL पे नाम घटिया लोग डालते हैं, अदालतों के जो फैसले नहीं मानते हैं, तो ECL से हम दबते नहीं हैं। जो लोग जेल में जाते हैं वो ECL से नहीं डरते। जी, तो आपने इसी तरह हमारे जो लीडर अपोजिशन शहबाज शरीफ भी दाखिल हुए, तो उनका यही कहना था कि ECL पर ये मुझे रखना चाहते हैं, मुझे बाहर नहीं जाना चाहते। डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ हैं, कौमी और बैनुल मिसाल पर गैर नहीं सकते हैं। डॉक्टर साहबा, ये आज जो इजलास हुआ, उससे पहले आप चाहे सलामती कौंसिल का इजलास कह लें, चाहे OIC का इजलास कह रहे हैं, तो सिर्फ हमारी जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके पास इजलासों के अलावा, तकरीरों के अलावा, बयानों के अलावा कोई ऐसा अमली तौर पर ज़रिया नहीं है कि जिससे बराह रास्त वो जो फ़लस्तीनियों पर वैसे तो बरसों से जारी है, इस वक्त वो रोक सकें बर्बरियत। देखिए मुजाहिद, आप वजह फरमा रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड नहीं, मैं कहूँगी कि अरब वर्ल्ड जो है वहाँ पर अलावा तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप तुर्की में एर्दोगान का स्टांस देखें, मलेशिया में महातर का स्टांस देखें, फिर पाकिस्तान से भी बहुत समझिए इंडोर्समेंट आई है, और ईरान, तो ये 4 मुस्लिम मुल्क जो हैं ये ज़्यादा बढ़कर बात कर रहे हैं। और फिर जो अफ्रीकन मुस्लिम स्टेट्स हैं, मसलन सोमालिया वगैरह, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुई है और इसको आगे भी ले जा रहे हैं। और आपको पता है कि तुर्की और के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुश्तरका तौर पे UN में भी इस मामले को ले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब के ये देखिए जो सूरत हाल पैलेस्टाइन में हुई है, ये 7वां राउंड ऑफ एक्सटेंसिव वायलेंस है। और जो पहले इंतफादा हुआ था वो 16 साल पहले हुआ था। तो 16 साल बाद पैलेस्टाइन में आपको इस किस्म की अपराइजिंग नजर आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब लेकिन ये आपका कहना बजा है, लेकिन अभी आप 2 माह पहले ही तो देखें किस तरीके से जो है इसराइल के लिए फिजा हमवार की जा रही है, और अभी तक कि वो अरब वर्ल्ड में दाखिल हो। UAE ने उसे तस्लीम कर लिया। अभी मेरा जाना हुआ तो वहाँ बाकायदा अब तो हमारे घूमते फिरते नज़र आते हैं, अपने उनके जो बिलबोर्ड नज़र आ रहे हैं, वहाँ बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। बहरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, और सॉरी टू से अगर UAE और बहरीन एक्सेप्ट कर ले तो ये समझा जाता है कि एक हद तक बग़ैर सऊदी सरपरस्ती के या उनकी पुष्पनाई के वो इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकते। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। मैं यही तो आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि अरब वर्ल्ड में सपोर्ट कम है, और अरब वर्ल्ड से हटकर अब पैलेस्टाइन जो है वो एक्स्ट्रा अरब वर्ल्ड को देख रहा है। और उससे ज़्यादा अगर आप फॉलो करें जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और जिस तरह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, वहाँ हमें ये नज़र आता है कि कुल्ली तौर पर चाइना शायद अब ज्यादा अहम किरदार अदा करे, और उसने अमेरिका को कन्फ्रंट भी किया इस हवाले से।
लेकिन डॉक्टर साहबा ये यहाँ तक तो हो गया, लेकिन और क्या होगा? मतलब सिर्फ 7 दिन में बच्चे नहीं, कोई तकरीबन 200 के करीब शहीद हुए, और उससे पहले भी अगर आप पूरी पास की तारीख डालें, मसलन यही होगा ना कि फिर अमरीकी मदाखलत करेगा, फिर एक कोई करारदाद आ जाएगी। लेकिन जो फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल, ख़ास तौर पर जो गज़ा में मुक़य्यद हैं, उन पर क्या होगा, इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा आपसे एक ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब हमारा बाकाई मेरे साथ, और इस वक्त हमारा, जैसे मैंने कहा, कौमी असम्बली का भी इजलास जारी है, जहाँ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पुरजोश खिताब जारी है। वहाँ अपने नुमाइंदे से भी गुफ्तगू करेंगे कि एक तो कौमी असम्बली का इजलास जारी है, लेकिन उस असम्बली से बाहर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या अपोजिशन इसी तरह स्कोरिंग कर रही है जो हम सारा दिन देखते रहे, कल भी देखते रहे। और अगर आप स्क्रीनों पर भी देखें, फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम, बर्बरियत की मदम्मत कम, और हमारे इस वक्त भी हुकूमती अपोजिशन रहनुमा एक दूसरे पर वही रवायती तौर पर तनकीद, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला लगा रहे हैं। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब के तो ECL में जो नाम डाला गया है, उस पर जिस रद्द-ए-अमल का इज़हार आ रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है, और तमाम बरी बहरी फ़ज़ाई अदारों को इस बात पर अभी सुबह इन्फॉर्म कर दिया गया है। 7 अरब के एहसासों का केस है, और उनको अपने भाई, उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। वो ज़मानती थे शहबाज शरीफ कि वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, और वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। उनके ख़ानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं और सारे लंदन में मुकीम हैं। तो हमारे शेख रशीद साहब जो कुछ फरमा रहे थे, उस पर वज़ीर दाखिला, उस पर खाकान अब्बासी साहब तो कह ही चुके हैं कि ECL में जो नाम डाले जाते हैं वो घटिया लोग ही ऐसा फ़ैसला करते हैं। हमारे साथ हैदर शिराज मौजूद हैं जो कौमी असम्बली को भी कवर कर रहे थे, और मैं उनसे मालूम करना चाहूँगा हैदर आपसे कि इसका जो कुछ फ़लस्तीन पर तो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन और फिर फॉरेन मिनिस्टर तहक़ीक़ कर रहे थे, लेकिन साइड लाइन में जो खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ साहब का गालिबन ये खबर ज़्यादा गालिब आ रही थी जो उनका ECL में नाम रखा गया है। तो क्या यही सूरत हाल थी हैदर? जी बिल्कुल। आज कौमी असम्बली के इजलास से कबल शाहिद खाकान अब्बासी साहब से हमारी जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने भी ECL के हवाले से बात की कि मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने के हवाले से ज्यादा संजीदा दिखाई दे रही है, बजाय इस वक्त खारजा अमूर में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को एक्टिव किया जाता और पाकिस्तान सफारतकारी के शोबे में बेहतर तरीके से उम्मत मुस्लिमा को लीड करता। लेकिन इस वक्त ECL में नाम डालने या निकालने के हवाले से हुकूमत ज्यादा संजीदा दिखाई दे रही है। इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब से आज जब हमने सवाल पूछा था कि ECL पर नाम डालने के बाद अब आप अगली हिकमत अमली क्या तरतीब देंगे, तो उन्होंने भी ये जिक्र किया कि अदालतें मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया के लिए और खासकर मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन का इशू है। और आपने दुरुस्त कहा, लेकिन हैदर लेकिन ये क्या जो आम तौर पर जब इस तरह के इजलास हों, और ख़ास तौर पर उसका मौजू भी ये था कि आज सिर्फ फ़लस्तीन पर जो जारियत हो रही है, इसराइली या बर्बरियत हो रही है, उसी पर प्रोग्राम होगा, तो जो पार्लियामान के तमाम ग्रुपों को एतमाद में नहीं लिया गया था क्या? नून लीग और पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात, जैसा कि आमतौर पर होता है, क्योंकि ये जो कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था ये सारी दुनिया में देखा जा रहा था, ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड, और फिर जो फ़लस्तीनी जो बहुत ज़्यादा हमसे लॉ लगाए हुए थे, तो क्या इस तरह की कोई इनिशियल इजलास नहीं हुआ जिसमें ये तय नहीं हुआ था कि आज सिर्फ इसी पर गुफ्तगू होगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें भी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने, बहरहाल हो सकता है जो उनके साथ ज़्यादती हुई है उसका वो रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रहे थे कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ और रिहा हो गया हूँ। तो ये जो मैंने आपसे कहा कि इससे पहले स्पीकर साहब ने अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दिए ना।
जी बिल्कुल, जिस वक्त मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने एजेंडा मुलतवी करने की करारदाद पेश की थी, तो उसके बाद एजेंडा मुलतवी करने की करारदाद मंजूर की गई थी और फिर ये फलस्तीन के इशू के हवाले से सिर्फ आज बात करने का कहा था कि दीगर तमाम एजेंडा आइटम्स को हम रोकते हैं, क्योंकि इस वक्त फलस्तीन में जो हो रहा है उसके लिए फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करना जरूरी है। और आज जिस वक्त अपोजिशन रहनुमाओं से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज लीड करना चाहिए था, और ये वो तनकीद करते हुए दिखाई दिए आज पार्लियामान के अंदर भी और राहदारियों में भी ये वो बात करते दिखाई दिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज कौमी असेंबली में आना चाहिए था। और अच्छा, आप फिर हैदर, ये क्या हुक्मरान जमात या आपने यकीनन मालूम किया होगा पीटीआई के रहनुमाओं से या क़यादत से जो खासतौर पर पार्लियामेंट में होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों शिरकत नहीं की? क्या इस सबब जो आमतौर पर वो कहते रहे हैं कि अपोजिशन के रहनुमाओं का उनके साथ रवैया हत्तक आमेर होता है, और आज भी उनका ख्याल ये था कि जब वो गुफ्तगू करने आएंगे तो फ़लस्तीन से ज़्यादा या इसराइली बर्बरियत से ज़्यादा उन पर ही हमले होंगे, क्योंकि ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब के साथ जो ECL में नाम डाला गया उससे ज़्यादा मुश्तिल होती अपोजिशन? जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों से मुलाकात में मसरूफ रहे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज तर्जमानों के साथ एक अहम, लेकिन ये कोई इतना अहम तो नहीं था कि एक तरफ फ़लस्तीन जैसे मसले पर कौमी असम्बली में इजलास हो रहा हो, सारी दुनिया की नज़र लगी हो, ताकि पाकिस्तान की, और वो खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों से मिल रहे थे अपने तर्जुमानों से? जी बिल्कुल, ये जो तर्जमानों का इजलास था उसमें उन्होंने हुकूमती कारकर्दगी और मईशत के हवाले से बात की, और इसी को लेकर अपोजिशन ने आज उन्हें तनकीद का निशाना बनाया कि तर्जमानों का इजलास हो या फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दीगर मुलाकातें, उससे बेहतर ये था कि फ़लस्तीनियों के साथ इस वक्त इजहार यकजहती के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस वक्त असेंबली में आना चाहिए था। ये बात हुई, लेकिन इसके अलावा जो मामला ECL का था उस पर अपोजिशन बहुत ज्यादा यहाँ हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही थी कि एक ऐसे वक्त में जिस वक्त उम्मत को इकट्ठा करने की बात हो सकती है तो उस वक्त ECL के हवाले से हुकूमत को ज्यादा कोशिशें नहीं करनी चाहिए थी, इतनी ज्यादा फुर्ती नहीं दिखानी चाहिए थी। जबकि आज शेख रशीद साहब ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिन के वक्त, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज जिस वक्त उनसे हमारी जाती नशिस्त हुई थी तो उस नशिस्त में भी उन्होंने हमें यह कहा था कि शहबाज शरीफ, चूंकि नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने गारंटी दी थी कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, तो नवाज शरीफ खुद नहीं आए तो हम कैसे इजाजत दे दें शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की, जबकि उन्होंने नवाज शरीफ की भी गारंटी दी थी। दूसरा ये कि जिस वक्त शहबाज शरीफ के हवाले से शेख रशीद साहब से हमने ये बात की तो उनसे ये भी सवाल किया था, मैंने खुद उनसे बात की तो उन्हें ये बताया कि क्या हुकूमत क्या नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बेबस नजर आ रही है, जो इस तरह की आप दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बैनुल-अक़वामी अमूर का मामला है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस मुल्क के साथ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बातचीत करें, लेकिन फिलहाल ज्यादा उनकी कोशिश यही रही है कि शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। और हैदर शिराज हमें बता रहे थे कि आज कौमी असम्बली का इजलास जो खास तौर पर इसराइली बर्बरियत और जारियत जो फ़लस्तीन में तौर पर गाज़ा पे हो रही है उस पर था, लेकिन ज़्यादा जो साइड लाइन में भी बहस मुबाहिस लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ के हवाले से जो उनका ECL में नाम डाला गया, और उधर आपने शहबाज शरीफ की रिहाई के साथ ही जो एक परसेप्शन आमतौर पर है कि शायद क्या छोटे शरीफ और बड़े शरीफ यानी मियाँ साहब और शहबाज शरीफ क्या दो अलग राह पर हैं। कल के जलसे में जो शेखपुरा में हुआ, मरियम बीबी वहाँ पहुँची और उन्होंने जावेद लतीफ़ जो जहाँ के MNA उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसकी शदीद मजम्मत की, और उन्होंने कहा अगर वो गद्दार हैं तो हम भी गद्दार हैं। ये अलग बात है कि शेखपुरा में वो जो एक कोरोना की लहर सारी दुनिया में फैली हुई है, पाकिस्तान में फैली गई है, जिस तरह का जलसा हो रहा था, जिस तरह के लोग वहाँ पर मौजूद थे, उससे तो लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान में कोरोना है ही नहीं। बहरहाल ये उनकी जमात, उनकी पार्टी, उनकी क़यादत का फैसला है, लेकिन मरियम नवाज़ का ये जो शदीद रद्दमल एक तवील खामोशी के बाद आया है, ये भी बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है कि जिसमें एक बार फिर वो जो खामोशी के बाद मज़ाहमत करती नज़र आ रही हैं। ख़ासतौर पर PDM के ख़ात्मे के बाद मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन पार्टियाँ और ख़ासतौर पर जो पीपल पार्टी ने स्टेप उठाया उस पर तनकीद कर रही थी, लेकिन
लेकिन मरियम बीबी ने एक बार फिर जो लहजा, जो ज़बान इस्तेमाल की, इसमें उन्होंने उसी बयानिए को मियाँ साहब के आगे बढ़ाया है जिसमें वो कहते हैं कि हमारा मुकाबला तहरीक इंसाफ या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से नहीं बल्कि उनके पीछे रहने वालों से है। तो देखिए ज़रा ये मरियम बीबी ने जो शेखपुरा में कल ख़ास तौर पर ख़िताब किया, उसमें तलखी, तुरशी और तमाम अल्फाज और जो इल्ज़ामात जो लगाती रही हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर, उन्होंने एक बार फिर उसी तरह लगाए। वक्त बदल रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। आज जब इनकी हुकूमत की कश्मीर डावाडोल है, उसको बचाने के लिए आज कश्मीर का भी सौदा हो रहा है और आज फलस्तीन में जो मजालिम हो रहे हैं, आज इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, एक ट्वीट फलस्तीनियों के हक में समझ करके तुम समझते हो कि तुमने फलस्तीनियों के खून का हक अदा कर दिया। कौन को वो वक्त भूला नहीं जब तुम गोल्डस्मिथ्स की जाकर वहां पर कैंपेन चला रहे थे। तो आपने देखा कि मरियम बीबी का वो लहजा वापस आ रहा है जो पीडीएम के बनते वक्त पीडीएम की मौजूदगी में था, और वो जो पीडीएम में जो तोड़ फोड़ हुई, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी जो अलग हुई और एएनपी, उसके बाद पीडीएम की वो जो नून लीग और जेयूआई ज़रा पसमंज़र में चले गए थे। ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा गुफ्तगू करेंगे ख़ास तौर पर कोरोना के हवाले से, और ज़ाती तौर पर भी मुझे जो तजर्बा हुआ उसमें वजह तौर पर हुकूमत को भी और लोगों को भी दाद देनी पड़ेगी कि इंडिया के मुकाबले में बड़ी हद तक हमारे इदारे और हुकूमत ने वो इक़दामात किए जिससे वो जो 200 और 200 से ज़्यादा लोगों की हलाकत थी वो अब 60 और 70 पे आ गई है, यानी एक हद तक बहुत कम हुई है। ख़ास तौर पर सिंध में हुकूमत ने ज़्यादा बड़े इक़दामात उठाए, लेकिन दूसरा जो इंडिया का हाल है ज़रा वो भी जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जीटीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और फ़लस्तीन का मसला और ख़ास तौर पर जो इसराइली बर्बरियत और जारियत देख रही आ रही है उसने सारी दुनिया को तो दहलाया हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक और जिसने वबा हज़ारों नहीं लाखों लोगों की जान ले ली और करोड़ों, और चाहे अमीर मुल्कों गरीब मुल्कों सबको ही अपनी लपेट में ले लिया है। लेकिन ख़ास तौर पर इंडिया जिस तरह इसका शिकार है कि कम से कम रोज़ाना 4000 के करीब अमवात हो रही हैं। ठीक है, 1.25 अरब की आबादी है और उस एतबार से उसको मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन अभी भी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2,50,00,000 लोग जो हैं इस मूजी में मुब्तला हैं। मैं कोई कंपेयर करना नहीं चाहता और करना भी नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, ख़ुद हमारे फलाई इदारों की जानिब से भी इसके बावजूद कि हमारे दरमियान एक महाजराई मुस्तकिल रहती है, ये पेशकश की गई कि पाकिस्तान इसमें क्या मदद कर सकता है। एक हद तक हमारे यहाँ शुरू में जो बढ़ गया था उस पर काबू पाया गया है। अमवात भी कोई तकरीबन 70 रह गई हैं और मुतासरीन की तादाद 2-2.5 हज़ार। हिंदुस्तान के इंडिया के सीनियर सहाफ़ी बालाजी कृष्ण हमारे साथ हैं। बालाजी, ये जो यानी यकीनन कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वो इस तरह लोगों को मरता हुआ देखे अस्पतालों में और गलियों में और मोहल्लों में, और उससे भी ज़्यादा जो अफसोसनाक अमर है और जिसका पाकिस्तान के लोग भी उसी तरह दर्द महसूस करते हैं कि आमतौर पर जब कोई गुजर जाए तो कोशिश होती है कि उनकी तदफीन या उनकी जो आपके यहाँ अपने अपने तरीके से जो लोग होते हैं उनको है वो तमाम वो जो हमारी मजहबी रिवायत रसूमात उसके तहत हो। तो ये आपके ख्याल में हुकूमत ने इसकी पूरी तैयारी नहीं की थी, रिसोर्स का मसला था, लोगों की बदएहतियाती थी, क्या आपका समझते हैं? आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं बालाजी। मुशर्रफ साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी पहला वेव जो आया था कोरोना का यहाँ पे हिंदुस्तान में, उसको काबू में लाने में ये हमारी हुकूमत जो है बहुत ही जल्दी प्रोएक्टिव काम करके, मोदी साहब खुद जो वैक्सीन बनाते हैं हैदराबाद पुणे सब जगह जाके पर्सनली उसको सुपरवाइज करके मॉनिटर करके
और पूरे जो है जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, हर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के साथ मिलके कंधे से कंधे मिला के पूरा सिचुएशन को काबू में लाया। उसके बाद जो है लॉकडाउन वगैरह एकदम वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन पूरा दुनिया में जितना हमारे यहाँ पे लॉकडाउन था, एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, और इतने सारे बड़े मुल्क में इतना एक कड़क लॉकडाउन करना वही बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन पब्लिक ने पूरा कोऑपरेट किया, इकोनॉमी का बहुत नुकसान हुआ, उसके बावजूद जो कंट्रोल में लाया, कंट्रोल में लाने के बाद सरकार जो है और पब्लिक भी जो है वो लापरवाह हो गया हो। उसको लगा चलो हम तो अभी ये जो जंग जीत गए, अभी पहले जैसे घूमो फिरो ट्रेन में इधर जाओ उधर जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग तो कुछ नहीं करना है, जिसके वजह से और ये जो हुआ। और दूसरी बात ये जो है, ये जो नया वेरिएंट जो है वायरस का इतना जबरदस्त फैल गया, और खास तौर पर जो मिडिल क्लास बिल्डिंग्स में रहते हैं और बड़े बड़े हाई सोसाइटी के लोग हैं उनको टारगेट किए। ये बहुत ही एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वहाँ पे जो है रेट बहुत कम है और फैटेलिटी भी बहुत कम है वहाँ पे। लेकिन जो बिल्डिंग्स में लेते हैं, जो मकान में मैं खुद रहता हूँ, हमारे बिल्डिंग में 15 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए अभी। लेकिन ये एक पॉजिटिव बात ये है कि हमारे बिल्डिंग में 15 के 15 लोग सब लोग अभी नेगेटिव टेस्ट हुए। और आज का रिपोर्ट जो है वो फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए सेकेंड वेव जो है उसमें। अच्छा बालाजी, एक और पहलू से मालूम करना चाहता हूं मैं कि हो रहा है बालाजी, एक हमारे यहाँ ये है कि मैं ये मालूम करना चाह रहा था आपसे, हमें पाकिस्तान में हमारे बड़े सीनियर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ही मौजूद हैं, कि ये समझा जाता है कि हमारे यहाँ भी इस पर सियासत हो रही है, यानी अपोजिशन जो है वो हुकूमत पे हमले इसी हवाले से कर रही है, इमरान खान नाकाम हो गए, इन्होंने नहीं किया। क्या हिंदुस्तान में भी मोदी सरकार को इसी तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और इस कोरोना जैसी बेईमाना मूजी मर्ज पर भी सियासत हो रही है? प्रॉब्लम जो है ये हमारे जो लीडर्स हैं, नेता जो है हिंदुस्तान में, एक से बढ़कर एक अपने आप को बहुत शाना समझते हैं, जबकि कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को साथ में मिलके जो क्राइसिस को टैकल करना था। लेकिन खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो है इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया। केरल में तो एक सीट नहीं मिला, वेस्ट बंगाल में भी एक सीट नहीं मिला असेंबली इलेक्शन में, हर स्टेट में हारते 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 जा रहे हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो मोदी साहब के ऊपर निकालते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, न सिर्फ राहुल गांधी, बहुत सारे जो बीजेपी के सपोर्टर्स में वो खुद नाखुश है कि जिस ढंग से ये सिचुएशन को हैंडल किया था। परसों आरएसएस के जो सरसंघचालक जो है, जो चीफ जो है मोहन भागवत जी, उसने खुद ओपनली एक बयान दिया था कि सरकार पार्टी और जो एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक और जितने इंस्टीट्यूशंस है सब लोग ने दे हैव लेट डाउन, बहुत ही कंप्लेसेंट हो गए, जिसके वजह से ये सेकेंड वेव जो है वो अच्छा बालाजी, यहाँ तक आए मैं जरा अपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो हमारी मेडिकल की तंजीम है, सेक्रेटरी जनरल कैसर सज्जाद साहब, और ये तो खुद भी कोरोना का शिकार हुए, लेकिन उस दौरान भी मैं जब इनको इंटरव्यू करता था तो ये गाइड करते थे कि भाई ये एहतियात करो, और माशाल्लाह डॉक्टर साहब उससे निकल आए। और गालिबन जो ये गाइड करते थे उसको मैंने बाद में लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। डॉक्टर कैसर सज्जाद, अभी मैं कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत ही सूरत हाल संगीन है, करोड़ों में मुतासरीन, हज़ारों में अमवात। हमारे आज मैं ज़रा एयरपोर्ट देख रहा था, एयरपोर्टों पे थोड़ा बेहतर हुआ है। आप अब मुतमईन हैं कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इक़दाम उठाए हैं, क्योंकि अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, खुदा न करे लोग तीसरी और चौथी लहर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। बात सारी ये है कि देखिए एनसीओसी ने इस दफ़ा बहुत अच्छा इक़दाम उठाया, लॉकडाउन किया, छुट्टियों को बढ़ाया और लोगों को घर पे रखने की कोशिश की। यही हमारा पॉइंट एक से दूसरे में फैलती है और इसके फैलाव को रोकना है। उसके लिए जरूरी है कि लोगों की मूवमेंट को रोका
खोला जाए और लोगों की मूवमेंट काफी हद तक रुक गई थी और उसका नतीजा भी हमें मिल रहा है कि नंबर ऑफ केसेस कुछ कम हुए हैं। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि जो एनसीओसी ने फैसला किया कि सब चीजें आज से खोल दी गई, खासकर मार्केटें खोल दी गई 8 बजे तक, मैं समझता हूं कि कुछ अर्ली फैसला हुआ है। उसकी वजह ये है कि चांद रात से जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाया, दुकानें खुल गई, लोग शॉपिंग कर रहे थे, चांद रात की शॉपिंग हुई है, तो हम समझते हैं कि शायद इसमें नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे। एक और पहलू से गुफ्तगू करना चाह रहा था कि सब कॉन्टिनेंट यानी बड़े सगीर का ठीक है, हमारे रियासतों की और हुकूमतों की जंगें तो अपनी जगह होती हैं, लेकिन लोग मेरे ख्याल में आपके और हम सबके जो है पुरख उनकी कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं और कई एतबार से, बेशुमार एतबार से हमारा कल्चर, हमारी सकाफत, हमारी माशरत, हमारा मिलना जुलना, उठना बैठना, शादी ब्याह और वो जो हम लोग जो बेफिक्र हो जाते हैं, खाना पीना कोई नहीं करते। आपके ख्याल में जो हिंदुस्तान में ज़्यादा बढ़ा, आबादी तो बढ़ी, उसका क्या आप देखते हैं? और वो जो बीमारी पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में कुछ इस लेवल पे हुआ कि आपने पीएमए ने भी कहा हो वहाँ के हिंदुस्तान की डॉक्टर एसोसिएशन से कि हम आपकी मदद कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल टोटली मैं एग्री करता हूँ। प्रॉब्लम सारा यही है कि हमें समझना ये पड़ेगा कि इंडिया के अंदर एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी कि नंबर ऑफ केसेस जब तो मोदी साहब ने फरमा दिया, ये कह दिया मोदी ने कि जी ये हमने जो है वो खत्म कर दिया, कोरोना को भगा दिया अपने मुल्क से और ये कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान को भी ये कह दिया कि पाकिस्तान तो अभी इस बीमारी में फंसा हुआ है, हमने तो खत्म कर दिया। लेकिन हुआ ये था कि खत्म नहीं हुआ था और लोग जो है वो सारी बात एहतियाती कर रहे थे, एसओपीज की वायलेशन हो रही थी। तो हम ये तो आपके अभी भी मैं देख रहा हूँ, आपके हमारे अभी फेडरल मिनिस्टर हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो कहने लगे जनाब यहाँ पर तो बहुत काबू पा लिया गया, 200 अमवात की जगह 71 रह गई हैं, तकरीबन जो 15% था वो 8% रह गया। हालांकि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें लाहौर में तो 20% तक शायद पहुंच गया है ये। तो ये जो इसको भी कामयाबी बता रहे हैं हुकूमत की कि देखिए उन्होंने कितना काबू पा लिया। इस वक्त वही सियासी बात हो गई ना डॉक्टर कैसर? नहीं, देखिए मुजाहिद भाई, ये मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे हुक्मरान को कि कल भी मैंने सुना किसी वजीर, सीनियर वजीर ने ये कहा कि जी हमने कोरोना पर काबू पा लिया। ये जुमला खुदा के वास्ते नहीं बोलना चाहिए और मीडिया पे ये जुमला नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से होगा ये कि पहली वेव के बाद भी हमने ऐसी बातें की थी तो दूसरी वेव आ गई, फिर हमने दूसरी वेव पे भी ऐसी बातें की थी जब नंबर ऑफ केसेस कम हुए थे तो तीसरी वेव आ गई। अभी हम बहुत खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम जब तक एसओपी को फॉलो करते हुए इसी तरह से हम नंबर ऑफ केसेस जब तक हम ये 2 डिजिट पे नहीं ले आए तब तक हम इस तरह की बातें नहीं करें। और उसका तरीका यही है कि हम अपनी तमाम चीजें खोलें लेकिन स्ट्रिक्ट एसओपीज को फॉलो करें तो बाकी मुल्कों की तरह हमारे यहाँ भी कोरोना। अच्छा डॉक्टर साहब, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन चले मैंने कहा बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे बालाजी, हमारा तो एक बड़े तवील से ताल्लुक़ है, यहाँ कराची भी आते रहे हैं और ये कहना भी अच्छा नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े पाए के साइंसदान हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन कोई फिर भी बालाजी को तो आप मशवरा दे सकते हैं जो शायद ये फिर आपके तजर्बे की रोशनी में वहां तक पहुंचाएं। कोई बालाजी की तरफ। जी जी जी, देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये बातें बिल्कुल जानी चाहिए। जो भी ऊपर बैठे हुए हमसे तो मशवरा नहीं होता है, हम खुद ही मशवरा देते रहते हैं, अपनी तय कोशिश करते हैं कि अवाम को किसी तरीके से इस वबा से बचाना है। देखिए बहुत से लोग पहली वेव में इंतकाल कर गए, पहली वेव में बहुत से लोग परेशान हुए, इसी तरह दूसरी में हुए, अब तीसरी वेव में बहुत सारे लोग आप कंपेयर करें तो तकरीबन ये तीसरी वेव में अमवात बहुत हुई है, लोग बहुत इंतकाल कर गए हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड वेव। तो मैं समझता हूँ कि इसको रोकने के लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा और एक चीज बहुत जरूरी है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी विद द कंसल्टेशन, मशावरत से, तमाम प्रोविंस की मशावरत से करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एनसीओसी का बड़ा अहम किरदार है कि तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेकर एक फैसला करें, क्योंकि हर प्रोविंस में अब जैसे कराची के अंदर नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, अब 26% पॉजिटिविटी आ गई, हैदराबाद में 11% है, लाहौर में और बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एनसीओसी बगैर कंसल्टेशन के सब कुछ अपने फैसले करेंगी तो मैं समझता हूँ कि ये गलत फैसला होगा। जरा क्विक बालाजी आपसे पूछ लूं, हमारे जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब तो खुद इस पे
इससे मुतासिर भी हुए और सेहतियाब भी हो गए, अल्लाह का शुक्र है आप कह रहे हैं। तो अब जो आने वाले जो आपके ख्याल में जो वर्ल्ड हेल्थ है या दीगर और तंजीमें हैं, वैक्सीन है, यानी गैर मामूली अमवात है ना, कुछ 4000 अगर हों बालाजी, तो आप समझते हैं कि किधर कहाँ कुछ, यानी मैं सॉरी टू से मैं नहीं चाहता कि कोई आपसे कमज़ोरी पूछूं तो इन मानों में कि इसको हम जैसे हमारे खुद डॉक्टर कैसर सज्जाद कह रहे थे कि हमारे एक वफाकी वज़ीर साहब ने कितना गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे दिया, रिलैक्स हो जाइए, बेहतरी आ रही है। आपके यहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल हुई? देखिए मुशर्रफ साहब, अभी जो है जितने सारे क्रिटिसिज्म आया मोदी सरकार के ऊपर, उसके बाद एक जो कोर्स करेक्शन जो है वो वहाँ पे ये कर रहे हैं। जो एसओपी जो है उसको एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म प्रोसीजर में उसको दिल्ली से इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गया है। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में फ्रंट पेज में ये खबर है, वीकली कोविड केसेस फॉल फॉर फर्स्ट टाइम इन सेकेंड वेव। तो ये जितने भी डिसीजंस लिए, बहुत सारी गलती हुआ पहले, लेकिन उसको गलती को सुधार के अभी जो नया डिसीजन ले रहे हैं और इतने सारे ऑक्सीजन वगैरह जो है इंडस्ट्रियल प्लांट में से उसको मेडिकल ऑक्सीजन कन्वर्ट करके उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। सिंगापुर से, सऊदी से, अलग अलग कंट्री से उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन का अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जहाँ से बोल रहा हूँ, बॉम्बे में बोलता हूँ, बॉम्बे का सिचुएशन जो है वो 1400 से कम डेली पॉजिटिव केसेस अभी हो रहा है। यहाँ पे कम से कम 13 मिलियन 130 लाख लोगों की आबादी है बॉम्बे में। यहाँ पे 1400 से कम डेली पॉजिटिव रेट से कम होते आ रहे, डेली कम होते आ रहे। और अभी स्पेयर बेड्स बहुत है बॉम्बे में, बहुत सारे लोग डिस्चार्ज हुए। सब लोग जो है कोविड कहते हैं, लेकिन जितने सारे लोग डिस्चार्ज होके अपने घर में महफूज है अभी, उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही है। मैं ख्याल डॉक्टर कैसर सज्जाद के, क्योंकि बहरहाल 1 अरब 25 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है और उसको अगर रखें, और हम तो खर्चे 22 करोड़ हैं, तो इस एतबार से यानी ये दुरुस्त कह रहे हैं कि जो महफूज हैं उनकी बात कम की जा रही है, जो मुतासिर या अमवात की ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस पर भी कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, और ख़ास तौर पर बालाजी आपका शुक्रिया, क्योंकि इस हवाले से यकीनन पाकिस्तान में हमारी तशवीश लोगों की ज़्यादा है कि अभी भी सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में हमारे रिश्तेदार, दोस्त, भाई, अहबाब वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी खबरें आती रहती हैं। अभी बड़े बड़े करीबी अजीज़ की खुद खबर आई, यूपी में हमारे बड़े मोहतरम होते थे, क्या उसके बारे में मुझे जब उनका जिक्र सामने उनकी शक्ल आ रही है तो जज्बात गालिब आ रहे हैं।